हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 311 के अंदर हम कुछ बातें ऐसी डिस्कस कर रहे हैं जो सूर्य ग्रह के संबंध में और चंद्रमा के संबंध में है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो एक स्टैटिक फॉर्मूले के रूप में है। नॉर्मली इस वर्ल्ड के अंदर जब बिल्कुल विपरीत कंडीशन हो जाए तो ही अपनी चोट को कोई दिखाए। व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास, व्यक्ति शरीर में पीड़ा होने पर एक डॉक्टर के पास, कई लोगों को हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल विपरीत कंडीशन ना हो जाए वो अपने रोग का इलाज करवाने में संकोच करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूर्य भगवान के पॉइंट से। हर प्लैनेट आपको एक सबक देने के लिए एस्ट्रोलॉजी में है। अब अगर हम इस टॉक को एक डिस्कशन वाली टॉक करें तो बात को समझना बड़ा आसान होगा। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करें कि सिर्फ सूर्य के माध्यम से ही हम ये बात आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुंडली में सूर्य कहाँ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा जो जन्म है वो नवंबर के महीने का है, सिर्फ ये बात पता लग जाए कि उसका जो जन्म है वो नवंबर के महीने का है, उससे भी इस बात का अनुमान लगाना बड़ा आसान है कि उसका जो सूर्य है वो किस भाव में होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम समझाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति के बारे में आपने सुना होगा। 10 जनवरी 2021 के दिन को हम कंसीडर कर लें। हमारी बात को इतना सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास ना करें और एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें कि अगर सूर्य भगवान 10 जनवरी 2021 के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार होता है। अगर आपको पता है कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो 10 जनवरी को होता है और 10 जनवरी को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का 10 जनवरी को जन्म होगा तो ये बात क्लियर कट है कि उसकी जो कुंडली बनेगी उसमें 10 नंबर में सूर्य भगवान होंगे। तो महीने के हिसाब से अगर हम काउंट करें, किसी का जन्म 10 फरवरी का है तो हम कहेंगे कि उसका जो सूर्य भगवान जो है वो कुंभ राशि में हो। अगर उसने कहा कि मेरा जन्म 10 मार्च का है तो हम कहेंगे सूर्य भगवान मीन राशि में होंगे। इस तरह से हम आसानी से ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका सूर्य भगवान कुंडली के किस भाव में होगा। अब इस चीज को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान जो है इंटरनली भी मूव करते हैं। अब इंटरनली जो मूवमेंट है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान 10 नंबर में होंगे और एक महीने के लिए वो 10 नंबर में होंगे, एक महीने के लिए। लेकिन रोज के रोज भी सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं। पहला कंसेप्ट बता दिया
कि अगर हमने महीने के हिसाब से ये बात चेकआउट करनी हो कि सूर्य भगवान किस भाव में होंगे, तो हमने एक नियम बता दिया, मकर संक्रांति से शुरू करो और चेकआउट कर लो कि किस महीने की बात को जातक करना है। ये कंसेप्ट हमने बता दिया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि मकर संक्रांति का दिन तो है, लेकिन सूर्य भगवान जब उदय हुए तब तो मकर संक्रांति में थे। उस दिन की बात कर रहे हैं, 10 जनवरी 2021 की दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन जन्म कुंडली में जो 4 भाव है, एक लगन का भाव है, एक 4th भाव है, एक 7वां भाव है, एक 10th भाव है। ये 4 भाव जो है कुंडली के अंदर केंद्र भाव है। व्यक्ति इनसे अपने ध्यान को हटा नहीं सकता। व्यक्ति अपने आप से अपने ध्यान को हटा नहीं सकता। व्यक्ति अपनी संपत्ति से, अपनी मां से अपने ध्यान को हटा नहीं सकता। जीवन के दूसरे पड़ाव में आएगा या ऑफिस की बात करेंगे तो व्यक्ति अपनी वाइफ से अपने ध्यान को हटा नहीं सकता। व्यक्ति जिस ऑफिस में काम करेगा वहां पे बॉस से अपने ध्यान को हटा नहीं सकता। मीन्स यहाँ पे एक इनफॉर्मल तरीके से बात को स्पष्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो पहला भाव है जिसे हम लगन कहते हैं, चौथा भाव है जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, 7वां भाव है जिसे हम बिजनेस का, पार्टनरशिप का कहते हैं, वाइफ का भाव है, 10वां भाव वो भाव है जो हमारे बिजनेस को डिनोट कर रहा है, कर्म भूमि को डिनोट कर रहा है। अब सूर्य को जोड़ने का प्रयास करें। नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब प्लैनेट मूवमेंट करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। तो जो एक कुंडली का चार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज प्लैनेट मूव करते हैं। लेकिन जब हम रियल सूर्य को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होते हैं और दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। मीन्स सूर्य का जो एक चक्कर है वो लगभग एक जो 6 की 6 राशियां हैं उनके द्वारा होता है। लेकिन सूर्य जो है जब उदय होते हैं, लेकिन अब हमें कुंडली के 12 के 12 भावों में दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। आने वाली किसी टॉक में बताएंगे, लेकिन यहां पे हम केंद्र के भावों पे फोकस कर रहे हैं। वास्तु के पॉइंट से जब हम बताएंगे तो अलग बताएंगे, यहां पे हम केंद्र के पॉइंट से यदि समझने का प्रयास करें, केंद्र के पॉइंट से, तो पहला भाव पूर्व दिशा को डिनोट कर रहा है। पहला भाव पूर्व दिशा को डिनोट करता है। उसके अलावा जो 7वां भाव है वो पश्चिम दिशा को डिनोट करता है। मीन्स केंद्र के ऊपर ही हमारा फोकस है। चौथे भाव की अगर हम बात करें, चौथा भाव जो हमारी संपत्ति का, सुख का, शांति का भाव है वो उत्तर दिशा को डिनोट करता है। और जो हमारे ऑफिस का कर्म स्थान भाव है वो दक्षिण दिशा को डिनोट करता है। यह बात स्पष्ट हुई। अब हम बताने का प्रयास करें कि जब सूर्य भगवान मकर संक्रांति के दिन उदय होंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सूर्य भगवान का जो प्रभाव है सुबह 6 से 8 के बीच में, मीन्स सूक्ष्म रूप से जब हमें कुंडली को देखना होता है कि सूर्य भगवान को देखना होता है कि कुंडली में सूक्ष्म रूप से सूर्य भगवान किस भाव में होंगे, तो ऑन दैट सिचुएशन हमें कुछ और समझने का प्रयास करना होता है। 10 जनवरी 2021 का दिन है। सूर्य भगवान 6 बजे उदय हुए। 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सूर्य भगवान लगन भाव में रहेंगे 2 घंटे के लिए। लेकिन 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। कौन से भाव में? 12वें भाव में। और सूर्य भगवान जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने
12 बजे 10वें भाव में पहुंचना है। और नॉर्मली सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में जब हमारे सिर के ऊपर होते, तो यहाँ पे पहले भाव में सूर्य भगवान 6 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक रहेंगे। 12वें भाव में 8 बजे से 10 बजे तक रहेंगे। 11वें भाव में 10 बजे से 12 बजे तक रहेंगे। लेकिन 10वें भाव में 12 से 2 रहेंगे। उसके बाद 9वें भाव में जो है 2 से 4 रहेंगे। 8वें भाव में 4 से 6 रहेंगे। और 7वें भाव में शाम को 6 से 8 रहेंगे। मीन सूर्य अस्त की जो प्रक्रिया है वो 7वें भाव में होगी। सूर्य अस्त की जो प्रक्रिया है वो 7वें भाव में होगी। 8वें भाव में फिर सूर्य भगवान रात को 8 से 10 के बीच में रहेंगे, जो हमारा छठा भाव है। 5वें भाव में जो पढ़ाई का भाव है, कुछ चीज क्रिएट करने का भाव है, 10 से 12 के बीच में रहेंगे। उसके बाद सूर्य भगवान रात को जब हम गहरी नींद में सो रहे होंगे तो सूर्य भगवान 12 से 2 के बीच में, 12 से 2 के बीच में चौथे भाव में जब मन शांति की तलाश कर रहा होगा उस समय वहीं रहेंगे। और उसके बाद रात को 2 से 4 के बीच में सूर्य भगवान हमारे तीसरे भाव में रहेंगे। और फिर दूसरे भाव में पैसे की अगर हम बात करें तो सूर्य भगवान उस भाव में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में रहेंगे। मीन्स अगर ऊपर से हमें यह देखना हो कि सूर्य भगवान किस भाव में होंगे तो हम मकर संक्रांति के कंसेप्ट को चेकआउट करते हुए पता कर सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य भगवान के अलावा हमें यह भी देखना हो, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी करनी हो, तो हम उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आपका जन्म इस महीने तो हुआ है, किस समय हुआ है, उस महीने के किस दिन हुआ है। अगर वो कहे कि मेरा जन्म तो 10 जनवरी को हुआ है लेकिन रात को 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है, तो हम कहेंगे कि आपका जो सूर्य भगवान होगा वो 10 नंबर से अगर शुरू करें, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 सूर्य भगवान जो है वो सिंह राशि में होगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने कैसे पता किया? हमने ये पता किया कि मकर संक्रांति में सूर्य भगवान जो है लगन कुंडली जो बनेगी वो 10 नंबर से बनेगी, क्योंकि सूर्य भगवान मकर संक्रांति के दिन 10वें भाव में ही रहेंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप से चेकआउट करें तो वो हर 2 घंटे में अपने भाव को चेंज भी करेंगे। अब एक कंसेप्ट और हमारा बताने का मन हुआ आपको कि सूर्य भगवान कुंडली में अगर सूर्य भगवान पीड़ित हो तो आपकी पिता से ट्यूनिंग नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की सूर्य भगवान पीड़ित हो गए तो पिता से ट्यूनिंग नहीं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो गए तो माता से ट्यूनिंग नहीं। यह बाय डिफॉल्ट की बात है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पीड़ित हो गया तो भाई से ट्यूनिंग नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध पीड़ित हो गया तो पढ़ाई से ट्यूनिंग नहीं है, उसकी बहन से ट्यूनिंग नहीं है, बच्चों से ट्यूनिंग नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो गया तो वाइफ से ट्यूनिंग नहीं है, पैसे से ट्यूनिंग नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु पीड़ित हो गया तो गुरु से ट्यूनिंग नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पीड़ित हो गया तो जो कर्म है उससे ट्यूनिंग नहीं होगी। आपकी ट्यूनिंग आपके पूर्वजों से नहीं होगी। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी एक तरीका है, बहाना है, हमें अपनी ही बात को समझाना है। मीन्स अगर सूर्य पीड़ित हुआ तो पिता से ट्यूनिंग नहीं है। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो मां से ट्यूनिंग नहीं है। अगर मंगल पीड़ित हुआ तो भाई से ट्यूनिंग नहीं है। अगर बुध पीड़ित हुआ तो बहन से ट्यूनिंग नहीं है। अगर शुक्र पीड़ित हुआ
नीच का हुआ तो इसका मतलब आपकी ट्यूनिंग उससे नहीं होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर सूर्य किसी व्यक्ति का उच्च का हो तो उसके जो पिता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे और गवर्नमेंट का अधिकारी वो बने। इस तरह से अगर शुक्र उच्च का हो तो खाने पीने में करेगा वो नखरे, क्योंकि शुक्र उच्च का है। मीन्स जो चीज उच्च की है उसके संबंध में उसके नखरे देखने वाले होंगे। अगर सूर्य उच्च का है तो उसके पिता के नखरे बड़े देखने वाले होंगे। अगर चंद्रमा उच्च का है तो उसकी माता के नखरे देखने वाले होंगे। अगर मंगल उच्च का है तो उसके भाई के नखरे देखने वाले होंगे। अगर बुध उच्च का है तो उसके संतान के नखरे या उसकी बहन के नखरे देखने वाले होंगे। अगर शुक्र उच्च का है तो उसकी वाइफ के नखरे देखने वाले होंगे। अगर शनि उच्च का है तो उसके पूर्वजों के ओल्ड के घर में जो ओल्ड है उसके नखरे देखने वाले होंगे। अगर गुरु उच्च का है, गुरु कंफर्टेबल है तो उसके गुरु के रूप में उसके गुरु के नखरे देखने वाले होंगे, क्योंकि जो उच्च प्लेनेट है वो बड़ा नखरेबाज होता है। लेकिन अगर वही प्लेनेट नीच का हो गया, सूर्य नीच का हुआ, तो पिता से लाइफ टाइम ट्यूनिंग नहीं होगी। ट्यूनिंग नहीं होगी। जब तक पिता है तब तक आपकी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो नीच का हो गया। बेशक नीच भंग राजयोग हो या ना हो, चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो माता से ट्यूनिंग नहीं होगी। मंगल नीच का हो गया तो भाई से ट्यूनिंग नहीं होगी। बुध नीच का हो गया तो बहन से ट्यूनिंग नहीं होगी, संतान से ट्यूनिंग नहीं होगी, पढ़ाई से ट्यूनिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। शुक्र अगर नीच का हो गया तो आप नखरे नहीं करेंगे। अब मीन्स अब यहां पे ट्यूनिंग ना होना मीन्स नखरे ना करना है। आपको जो खाने को मिलेगा वो लिखा लेंगे आप, ट्यूनिंग नहीं होगी। मीन्स यहां पे एक पॉइंट है ट्यूनिंग ना होने का, एक पॉइंट है कि आप नखरेबाज नहीं हो सकते। अब आपको कॉम्प्रोमाइज नेचर आ जाएगी आपकी। शनि अगर नीच का हुआ तो आप कर्म से कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो जाएंगे। आप ये कहेंगे कि सर आपने हर प्लेनेट के बारे में तो जानकारी दे दी, राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस प्लेनेट के साथ आएंगे उस तरह का इफेक्ट देंगे। अब एक पॉइंट और हमारा बताने का मन हुआ कि अगर कुंडली में जिस भाव के बारे में हम फलादेश करने वाले हैं, कुंडली में हमने अपनी टॉक में बताया था कि जो कुंडली के अंदर जो D1 कुंडली है, D1 कुंडली हमारे जीवन का पहला पड़ाव है, लेकिन D9 कुंडली हमारे जीवन का दूसरा पड़ाव है। लेकिन हमें किसी प्लैनेट की ताकत को देखना हो तो हमें D9 कुंडली में उसकी ताकत को देखना चाहिए। मान लो हमने सूर्य के बारे में बात की, सूर्य D1 कुंडली में तो नीच का है, लेकिन D9 कुंडली में वो सूर्य जो प्लैनेट है वो अगर नीच का नहीं है, मीन्स D1 कुंडली में नीच का है लेकिन D9 कुंडली में वो शत्रु के घर का है, तो वहां पे थोड़ा सा इफेक्ट इंटरनली जाता हुआ हम देख सकते हैं। चंद्रमा की अगर बात करें, D1 कुंडली में वो उच्च का है, लेकिन अगर D9 कुंडली में वो कंफर्टेबल नहीं है तो चंद्रमा का मीन्स व्यक्ति मन से इंटरनली कंफर्टेबल नहीं होगा। एक्सटर्नली तो वो दिखाएगा कि वो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इंटरनली वो व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का हो गया या कंफर्टेबल ना हो। नॉर्मली व्यक्तियों के मन में होता है कि मेरा मन जो है बड़ा बेचैन है, तो उस व्यक्ति के D1 कुंडली के चंद्रमा को देखो, साथ में ये भी देखो कि D9 कुंडली के चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है। मीन्स वो लोगों को दिखा रहा है कि वो पीड़ित नहीं है चंद्रमा उसका, लेकिन इंटरनली वो बहुत पीड़ित है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट से
हम अपने विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करें कि एक प्लेनेट कितना ताकतवर है, ये चीज D9 कुंडली में देखना जरूरी है, ना कि D1 कुंडली में। उसकी जो ताकत है वो D9 कुंडली में देखना जरूरी है, ना कि D1 कुंडली में। इस तरह मंगल की बात करें, D1 कुंडली में मंगल जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर D9 कुंडली में वो कंफर्टेबल है और उच्च का है तो मंगल अपने प्रभाव देगा। ये बात इंटरनली, एक्सटर्नली, मंगल चाहे एक व्यक्ति लड़ाई करने में कंफर्टेबल नहीं है फ्रंट में, लेकिन इंटरनली वो लड़ाई करने के लिए बहुत तैयार रहता है। व्यक्ति एक इंटरनली लड़ाई करने के लिए तैयार है, एक्सटर्नली वो लड़ाई नहीं करता, लेकिन इंटरनली वो दुश्मन को हराने के लिए वो पूरे दाव लगाता है। ऐसा देखा गया है कि मंगल D1 कुंडली में बिल्कुल नीच का है, लेकिन D9 कुंडली में उच्च का है, तो व्यक्ति एक्सटर्नली डरपोक हो सकता है, लेकिन इंटरनली वो अपनी पूरी ताकत को लगाएगा। अगर बुध की बात कर ले, D1 कुंडली में अगर बुध जो है नीच का है और D9 कुंडली में अगर बुध उच्च का है, तो व्यक्ति इंटरनली इज ए परफेक्ट कम्युनिकेटर और एक्सटर्नली वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करेगा। इसी तरह से यदि हम बात कर ले गुरु ग्रह की, गुरु ग्रह D1 कुंडली में अगर नीच का हो गया, लेकिन D9 कुंडली में, अब यहां पे एक कंसेप्ट वर्गोत्मी आता है कि अगर D1 कुंडली में वो कंफर्टेबल नहीं है और D9 कुंडली में भी वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में जीवन के पहले पड़ाव में और इंटरनली व्यक्ति गुरु के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। शुक्र की अगर बात करें, D1 कुंडली में कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, D9 कुंडली में वो कंफर्टेबल होना चाहिए। D9 कुंडली में अगर वो कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।